तो हम लोगों ने पिछली क्लास में विलियन के बारे में पढ़ लिया था और कुछ चीज़ें अभी विलियन के बारे में देखना बाकी रह गया था। उसके बाद हम लोग विलियन की सांद्रता, विलियन क्या होता है और उसके गुण क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था, देखा था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और बताना रह गया था। जैसे विलियन की जब भी बात आती है तो आपको सामान्य रूप से एक तरल पदार्थ का एक मन में ख्याल होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि विलियन सिर्फ तरल पदार्थ होता है। विलियन तरल के अतिरिक्त और भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये आप जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे मान लो कि जल में अगर हम चीनी मिलाते हैं तो क्या बनता है? शरबत बनता है। ये कौन सा विलयन है? इसमें देखो, जल क्या है? तरल है या द्रव है? द्रव है, ठीक है। पर चीनी क्या है? ठोस है, ठीक है। तो ये जल क्या होता है? विलायक। और ये क्या होता है? विलेय। तो ये हो गया ठोस में द्रव में ठोस का विलयन, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लो कि जल में अगर मैं नींबू पानी मिला दूँ, नींबू पानी अगर मिलाऊँ तो जल भी द्रव है, नींबू पानी भी द्रव है, तो द्रव में द्रव का विलयन हो गया। उसी तरह से जैसे वायु होता है, वायु गैस में गैस का विलयन है। इसमें बहुत सारी गैसें मिले हुई हैं ना, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सब क्या है? विलयन का गैसीय रूप है। कौन सा? वायु। नींबू पानी क्या है? विलयन का द्रव रूप है। और कुछ मिश्र धातु होते हैं, नाम आपने सुना होगा मिश्र धातु, जैसे पीतल, कांसा। तो मिश्र धातु क्या होता है? यह भी एक समांगी मिश्रण होता है, इसको आप विलयन कह सकते हो। तो ये विलयन का क्या है? ठोस रूप है। तो मिश्र धातु क्या होता है, इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे इससे हमें क्या समझ में आया कि विलयन जो होता है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैसीय रूप में भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। विलयन ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं, ठीक है। चीनी में जल को मिलाया तो ये द्रव होता है, ये भी द्रव होता है। ये द्रव में द्रव का विलयन है, ये द्रव में ठोस का विलयन है। गैस में गैस का विलयन है। उसी तरह से ये ठोस में ठोस का विलयन। मिश्र धातु क्या होते हैं? ठोस में ठोस का विलयन है। तो अभी हम मिश्र धातु को थोड़ा सा जानेंगे कि मिश्र धातु होता क्या है, ठीक है। ये अलग से आपका मतलब इसी विलियन वाले पार्ट में ही मिश्र धातु थोड़ा सा और इसके बारे में अलग से दिया हुआ है कि इसको जानना आपको ज़रूरी हो सकता है कि परीक्षाओं में पूछा जाए। तो मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होता है? देखिए, मिश्र धातु जो है यह ठोस में ठोस का समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु क्या है? समांगी मिश्रण है। किसका? धातुओं का, जिसे किसी भी भौतिक क्रिया द्वारा उसके अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को क्या माना जाता है? मिश्रण माना जाता है। तो मिश्रण है मतलब विलयन है। विलयन भी क्या होता है? एक समांगी मिश्रण ही तो है। तो मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु, लिखिए, मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु क्या है? समांगी मिश्रण है, ठीक है। और समांगी मिश्रण है किसका? धातुओं का, ठीक है। समांगी मिश्रण है और इसे, इसके अवयवों को किसी भी भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। मिश्र धातु के बारे में जब है, मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है। दूसरी बात लिखेंगे, किसी भी भौतिक क्रिया द्वारा इसे, किसे? मिश्र धातु को इसके अवयवों या घटकों, अवयव या घटक जिससे मिलकर वो बना होता है उसको क्या कहते हैं? अवयव या घटक। अवयवों में पृथक, पृथक को क्या कहते हैं? अलग का ही दूसरा नाम है पृथक। अच्छी हिंदी है ये। पृथक नहीं किया जा
सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मिश्र धातु का एक उदाहरण, आप पीतल आपने घर में देखा होगा, पीतल के बर्तन आपने देखे होंगे। तो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, जो कि पीतल कैसे बनता है? तो पीतल में उसका 30% भाग लगभग जिंक होता है और 70% भाग कॉपर होता है, यानी कि तांबा होता है। ठीक है, पीतल जो है वो किससे बनता है? जिंक और कॉपर। कॉपर को कहते हैं तांबा। ठीक है, तो पीतल का 30% भाग लगभग जिंक होता है और 70% भाग क्या होता है? कॉपर होता है। 70% कॉपर। इन दोनों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। और विलयन भी क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जब हमने यौगिक पढ़ा था तो यौगिक भी था कि दो तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता था और उसे उसके घटकों में किसी भौतिक क्रिया द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता था। और इसमें भी सेम गुण पता चल रहा है। देखो, जिंक और कॉपर के 30% और 70% मिलने से बनता है और इसे भी भौतिक क्रिया से तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसे मिश्र धातु कहते हैं, इसे मिश्रण कहते हैं और वो यौगिक था। तो यह यौगिक क्यों नहीं है? ये यौगिक इसीलिए नहीं है कि यौगिक में जब कोई भी यौगिक होता है वो अपने घटकों के गुण को नहीं दर्शाता है, लेकिन पीतल क्या है? ये अपने घटकों के गुण को भी दर्शाता है। ठीक है, मिश्र धातुएं जो होती हैं वो अपने घटक, घटक का मतलब क्या होता है? जैसे पीतल, इसका घटक कौन कौन सा है? मतलब जिन चीज़ों से मिलकर ये बना है, जिंक और कॉपर। तो जिंक और कॉपर इसके घटक हैं। तो पीतल में जिंक के भी गुण होंगे और कॉपर के भी गुण होंगे और वो दोनों गुण दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यौगिक नहीं कहते हैं, इसे मिश्रण कहते हैं। अब यौगिक जब पीछे वाला वीडियो जब आपने पढ़ा होगा तो अगर आपको याद होगा तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो पीछे वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि यौगिक जहाँ पर हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो पीतल वो वीडियो पहले वीडियो में है। ठीक है, तो पीतल और यौगिक, ये पीतल क्या है? एक मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, समांगी मिश्रण है। क्यों समांगी मिश्रण है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि यौगिक में क्या होता है कि जो यौगिक जो होते हैं वो अपने घटकों के गुण को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन ये पीतल जो है या फिर कोई भी जो मिश्र धातु है वो अपने घटकों के गुण को दर्शाता है, इसीलिए क्या है? मिश्रण है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। उदाहरण के लिए पीतल, कांसा भी एक, कांसा ये भी एक मिश्र धातु है। ठीक है, उदाहरण। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा कि मिश्र धातु क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। इसके अवयवों में इसे किसी भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पीतल, जो कि जिंक और कॉपर का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, जिसमें 30% भाग लगभग को जिंक होता है और 70% भाग कॉपर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ, समांगी मिश्रण है तो इसको विलयन भी कह सकते हैं, धातु में धातु का विलयन। तो फिर इसका विलायक कौन है और विलेय कौन है? तो जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है, जो कम होता है वो विलेय होता है। तो कॉपर को विलायक कह देंगे और जिंक को विलेय कह देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिश्र धातु का एक छोटा सा सब टॉपिक था, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब विलयन आपको समझ में आ गया कि ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, गैस में गैस का विलयन, किसी भी प्रकार का विलयन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि विलयन हमेशा द्रव ही हो। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए क्लास में आप ध्यान से समझिए और ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो बोर्ड पर लिखते हैं वो, जो बोलते हैं वो, सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छे से सुनना भी पड़ेगा, अच्छे से नोट्स भी बनाना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं विलयन की सांद्रता पर। विलयन की सांद्रता। अब देखो सांद्रता क्या होता है। तो विलयन जो भी होते हैं वो अपने, हो सकता है ये शब्द सुने हों या ना सुने हों, लेकिन अभी समझेंगे। तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त, ऐसे शब्द सुने होंगे विलयन के समय। अगर आप नहीं भी सुने होंगे तो कोई बात नहीं है, अभी सुन लीजिए और अभी समझ लीजिए। ठीक है, तो तनु और सांद्र जो है ये तुलनात्मक शब्द हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लो 2 विलयन हम लेते हैं,
एक यहाँ एक गिलास ले लिया, एक यहाँ गिलास ले लिया, 3 ले लेते हैं, चलिए एक यहाँ गिलास ले लिया, ठीक है। इसमें पानी भर दिया, ठीक, बराबर बराबर मात्रा में, सभी में बराबर मात्रा में पानी भरा हुआ है। 50 ml 50 ml मान लो, 100 ml 100 ml मान लो, कुछ भी मान लो। तीनों में हम चल दिए नमक मिलाते हैं, ठीक। इसमें नमक मिलाया, इसमें भी नमक मिलाया, और इसमें भी नमक मिलाया। तो ये क्या हो जाएगा, अब नमक मिलने के बाद विलयन हो जाएगा, ठीक है। ये इधर नमक रखा हुआ है, इसको हम उठा उठा के इसमें मिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी नमक रखा हुआ है, ये नमक है, ठीक, नमक का ढेर है, हमने इसमें मिलाया, ठीक। अब देखो, मान कर चलो कि इसमें हमने मिलाया कितना, 50 ग्राम नमक मिलाया, इसमें हमने मिलाया 200 ग्राम नमक मिलाया, ठीक। और इसमें हम नमक मिलाते रहे मिलाते रहे मिलाते रहे, तब तक मिलाते रहे जब तक कि इसमें नमक घुलता रहेगा। एक समय आएगा जब ये नमक इसमें घुलना बंद हो जाएगा। उसके बाद आप जब नमक डालोगे और उसको मिलाओगे चम्मच से या कोई भी छड़ पकड़ के, तो ये नहीं घुलेगा, ठीक है। तो इसमें अब बताओ कि इसका पानी अधिक नमकीन होगा या इसका पानी अधिक नमकीन होगा या इसका पानी अधिक नमकीन होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा नमक मिलाया होगा उसका पानी सबसे अधिक नमकीन होगा, जिसमें कम मिलाया होगा उससे कम होगा, जिसमें बहुत कम मिलाया होगा उसमें बहुत कम होगा। तो ये क्या है, पानी क्या है, विलायक है, और नमक क्या है, विलेय है, ठीक। ये सब के लिए समझ लो, सब में विलायक पानी है, नमक विलेय है, ठीक। अब देखो, तो जिस भी विलयन में नमक मिलने के बाद ये क्या तैयार हो जाएगा, विलयन तैयार हो जाएगा। चलो मिला दिया, यहाँ पे नीचे में ये विलयन तैयार हो गया। सेम ग्लास नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन समझो कि ये विलयन बनने के बाद का ये है ग्लास, ठीक। ये बनने के बाद का ग्लास ये है, और ये बनने के बाद का ग्लास ये है, ठीक है। सब में बराबर मात्रा में पानी लिया हुआ है, ठीक है। ये विलयन तैयार है। तो किसमें नमक की मात्रा सबसे अधिक है, इन तीनों ग्लास में सबसे अधिक किसमें मात्रा है। इसमें तो हमने तब तक नमक मिलाया है जब तक कि ये नमक घुलना, जब ये घुलना बंद हो जाएगा, नमक के कण डालने पर भी ये नहीं घुलेगा, दिखाई देंगे, तब हम कहेंगे, तब वाला ये है। तो इसमें सबसे अधिक नमक मिलाया गया होगा, इसमें 200 ग्राम मिलाया गया, इसमें 50 ग्राम मिलाया गया। तो इसमें यहाँ पर जितने उपलब्ध ग्लास हैं इसमें सबसे कम नमक किसमें मिलाया गया है, इसमें, उससे अधिक इसमें, और सबसे अधिक इसमें। तो इसमें मान लो कि ये जल, मान लो ये 200 ml, सब में 200 ml पानी है, पहले मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, मतलब बराबर मात्रा है, लिख दिया ताकि समझ में आए, ठीक। अब देखो, तो सबसे कम नमकीन कौन सा होगा, ये होगा, तो इसको कहते हैं तनु विलयन। ये विलयन हो गया ना, और इसके तुलना में ये हो जाएगा सांद्र विलयन, ठीक है, और ये हो जाएगा संतृप्त विलयन। तो तनु और सांद्र ये दोनों तुलनात्मक शब्द हैं, तुलनात्मक ये हैं, राशि है। जैसे कि मान लो आपके पास एक 2 किलो का आपको कोई वजन उठाने के लिए दिया, और एक 5 किलो का, मान लो आपके पास 2 किलो चीनी और 5 किलो चीनी का 2 झोला दिया, ठीक। तो कौन सा ज़्यादा भारी है, तो आप कहोगे कि 5 किलो वाला भारी है, ठीक। लेकिन अगर आपको 5 किलो और 10 किलो का 2 थैला दे दिया, तब पूछा कौन सा भारी है, तो क्या कहोगे, 10 किलो वाला ज़्यादा भारी है। तो क्या है, ये तुलनात्मक शब्द है, तुलनात्मक राशि है कि भारी कौन सा है। तो 2 और 5 किलो का था, उसमें 5 किलो वाला भारी था, 5 किलो और 10 किलो वाला था तो उसमें 10 किलो वाला भारी था। उसी तरह से तनु और सांद्र जो हैं ये तुलनात्मक हैं। क्या है, एक दूसरे की तुलना में किसी को तनु या सांद्र कहा जा सकता है। ये अलग से अकेले खड़े रहेंगे तो उसको वो तनु है या सांद्र है हम नहीं कह सकते हैं, किसी न किसी से तुलना करेंगे तभी उसको सांद्र या तनु कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, अरे यार इसको कर, तुलनात्मक, तनु और सांद्र क्या होते हैं, तुलनात्मक होते हैं।
कि इसकी तुलना में ये तनु है और इसकी तुलना में ये सांद्र है। तो कैसे पता करते हैं? तो किसी भी विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा से तनु और सांद्र का निर्णय होता है। तो किसी भी विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा अगर कम है तो उसको तनु कहते हैं, और घुले हुए विलेय की मात्रा अगर अधिक है तो उसको सांद्र कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पहले समझो, इसको अभी दूर रखो। ठीक है, इसको दूर रखो। किसी भी विलयन में जब विलेय की मात्रा कम है तो उसको तनु कहते हैं, और विलेय की मात्रा अधिक होती है तो सांद्र कहते हैं, और ये तुलनात्मक है। कैसे समझ में आया तुलनात्मक है? ऐसे समझ में आया, मान लो ये दिया था, इसमें 50 ग्राम और 200 ग्राम दिया था, तो ये तनु था, ये सांद्र था। लेकिन अगर आपको 2 विलयन यहाँ पे मैं देता हूँ मान लीजिए, और इसमें मिलाया है हमने 100 ग्राम और इसमें मिलाया है हमने 200 ग्राम नमक, और ये जल है, इसमें जल है, तो इस दोनों में कौन सा तनु और कौन सा सांद्र होगा? तो इस दोनों में जब तुलना करेंगे तो घुले हुए विलेय की मात्रा किस में कम है? इसमें। तो ये हो जाएगा तनु और ये हो जाएगा सांद्र। तो आपको दिया जाएगा कोई भी विलयन 2, 4, 5, उसमें सबसे अधिक जिसमें विलयन की मात्रा होगी वो सबसे ज़्यादा सांद्र होगा, और उससे कम वाला उससे कम सांद्र होगा या तनु होगा, फिर उससे कम होगा। तो इस तरह से हम किसी भी विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा के आधार पर हम निर्णय करते हैं कि विलयन तनु है या सांद्र है। ठीक है, किसी विलयन को तनु या सांद्र इस तरह से हम कहते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 2 या 2 से अधिक विलयन होगा तभी आप किसी को तनु या किसी को सांद्र कह सकते हो। ठीक, तो हो गया तनु और सांद्र समझ में आया। कैसे पता करते हैं? किसी भी विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा यदि कम है तो उसे तनु कहते हैं, और अधिक है तो सांद्र कहते हैं। अब कम और अधिक कैसे पता चलेगा? तो किसी न किसी से तुलना करना पड़ेगा। अगर 200 और 100 है तो 100 वाला तनु और 200 वाला सांद्र। कहीं पे आपको 2 विलयन दिया गया जिसमें 50 ग्राम और 100 ग्राम मिलाया गया है, तो 100 ग्राम वाला सांद्र और 250 ग्राम वाला तनु। ठीक है, अगर 4 विलयन दिए हुए हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, तो 400 ग्राम वाला सबसे अधिक सांद्र, 200 ग्राम वाला उससे कम सांद्र, या फिर उससे तनु, 100 ग्राम वाला उससे ज़्यादा तनु, 50 ग्राम वाला सबसे अधिक तनु विलयन हो गया। ठीक, चलिए। और संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन होता है ऐसा विलयन जिसमें विलायक अधिकतम मात्रा जितनी घोली जा सकती थी उतनी मात्रा घोली जा चुकी हो, उसके बाद और अधिक उसमें नहीं घोला जा सकता है, तो उसको ऐसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा इतना। ठीक है, अब देखो, तनु और सांद्र समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, लगता है। ठीक है, अब संतृप्त की परिभाषा लिख लो आप। तनु और सांद्र तो समझ गए कि विलयन की मात्रा, अगर विलय की मात्रा कम है तो तनु और अधिक है तो संतृप्त सांद्र। अब देख लो, संतृप्त विलयन लिख लो कि संतृप्त विलयन क्या होता है। तो देखिए, संतृप्त विलयन क्या होता है कि अब देखो, जैसे इसमें हमने एक चीज़ और समझो कि यहाँ पे जैसे हमने पानी लिया था और इसमें नमक मिलाया, घुल गया जितना घुल सकता था, अब घुलना बंद हो गया। अब ये वाला जो था, इसको अब अगर आप थोड़ा सा और यही वाला सॉल्यूशन को आप क्या करो, उठा करके और यहाँ पे एक बर्नर पे रख दो। ये बर्नर है, ठीक, और इसको गर्म करो। जब गर्म करोगे उसके बाद फिर से जब नमक मिलाओगे तो फिर से थोड़ा और नमक इसमें घुलेगा। यहाँ पे मान लो कि जितना घुल सकता था घुल गया, अब घुलना बंद हो गया था, तो ये विलयन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम जब गर्म करते हैं उसके बाद फिर से नमक मिलाएंगे तो थोड़ा और फिर घुलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब क्या हुआ कि तापमान भी संतृप्त विलयन के लिए तापमान भी एक फैक्टर है। अगर अधिक गर्म कर देने से उसमें जो घुलने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी भी निश्चित तापमान पर किसी भी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। हर विलयन की एक क्षमता होती है कि उसमें हम कितना घुला सकते हैं।
तो किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में और विलेय पदार्थ नहीं घुल रहा हो तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। और जो वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखिए कि निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, आप लिखो यदि किसी निश्चित तापमान पर विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, इसको लिखिए, किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो उस विलयन की घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आप लिखिए, संतृप्त विलयन लिख लिए। मैंने जो लिखा है वो लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पीछे करके आप उसको लिख लीजिए, दोनों ही पॉइंट, घुलनशीलता और संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक, अब देखो इसके आगे, देखो इसके आगे क्या है कि घुलनशीलता तो आप समझ गए, तो संतृप्त विलयन के अलावा बाकी जितने भी विलयन हैं वो सभी क्या हैं, असंतृप्त हैं। कैसे, मतलब समझो इसका कि मान लो कि इसमें जितना, ये एक विलयन है, इसमें जितना घुल सकता था उतना हमने घुला दिया है, तो ये क्या हो गया, एक संतृप्त। संतृप्त मतलब ये पूरी तरह से संतुष्ट है, अब इसको और कुछ नहीं चाहिए, इसमें और विलेय नहीं घुल सकता है, तो वो क्या होता है, संतृप्त। और जिसमें जितना घुल सकता है उतना नहीं घुला है, उससे थोड़ा भी कम घुला हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त। संतृप्त का उल्टा असंतृप्त। तो संतृप्त क्या होता है कि इसमें जितना विलायक घुल सकता था, नहीं विलायक तो जिसमें घुलता है, इसमें जितना विलेय घुल सकता था उतना घुल चुका है, तो वो हो गया है संतृप्त विलयन। और अगर इसमें और भी घुलने की कुछ संभावना बाकी है, और भी नमक डालने से घुल सकता है या चीनी, जो भी विलेय है घुल सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। ठीक, तो संतृप्त और असंतृप्त आपको समझ में आ गया होगा। संतृप्त का उल्टा असंतृप्त होता है, जितना घुल सकता है उतना घुल चुका है तो वो संतृप्त विलयन है, और जितना घुल सकता है उस क्षमता से थोड़ा भी कम घुला हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। मतलब घुला हुआ मतलब क्या है, घुलना मतलब तो घुल तो पूरा ही जाता है, मतलब जितनी मात्रा को ये अपने अंदर घुला सकता था, ये पानी जो दिया हुआ है किसी भी निश्चित तापमान पर, जो भी आपके रूम टेम्परेचर है, जितना भी तापमान रखिए, तो उस तापमान पर इसमें जितना घुल सकता था उतना इसमें घुल चुका है, पूरा मिक्स हो चुका है। और नमक इसमें डालोगे तो वो इसमें मिलेगा नहीं, वो नमक दिखाई देगा, तो वही होता है संतृप्त विलयन। ठीक है, और नमक डाल रहे हो इसमें घुल जा रहा है, इसका मतलब ये असंतृप्त विलयन है। ठीक है, चलिए ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त आपको समझ में आ गया। अब सांद्रता के बारे में समझते हैं कि देखो, तो किसी भी विलयन की सांद्रता को मापने का 2-3 पैमाना होता है। एक्चुअली सांद्रता मापते हैं मतलब क्या मापते हैं कि उस विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, यही मापते हैं सांद्रता। तो इसको हम 3 तरीके से मापते हैं, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो उसका हम गणित के माध्यम से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आए समझ में? तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं ये हम अगले भाग में पढ़ेंगे। पहले आज इसको अच्छे से पढ़ना और इसको बढ़िया से समझना।